स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पुनर्योजी कृषि यानी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। हाँ, नमस्कार। हमारे पास ग्रीन अमेरिका का एक लेख है जो बताता है कि ये सिर्फ खेती का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन को पलटने की भी जबरदस्त क्षमता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या हैं और किसानों, हम सब के लिए और हमारे ग्रह के लिए क्यों जरूरी हैं। जरूर। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो है प्रकृति की नकल करना। मतलब ये तरीके मिट्टी और पौधों के बीच के जो संबंध है उनका इस्तेमाल करते हैं अच्छा। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर उसे वापस मिट्टी में जमा करते हैं, जहां वो आप कह सकते हैं एक फायदेमंद पोषक तत्व बन जाता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले तकनीक जो शायद सबसे जानी पहचानी है, कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। हाँ, कंपोस्ट। लेख कहता है कि ये रसोई और बगीचे के कचरे वगैरह से बनती है। इसके फायदे तो सुने हैं, लेकिन पुनर्योजी कृषि में इसका क्या खास रोल है? देखिए, इसका खास महत्व ये है कि ये मिट्टी में दोबारा जान डालती है। सिर्फ पोषक तत्व नहीं देती, बल्कि ये मिट्टी के अंदर जो करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं उनका खाना है। अच्छा। वो जीव ही मिट्टी को जिंदा रखते हैं। हाँ। इससे मिट्टी की पानी सोखने की ताकत बढ़ती है, वो ज्यादा उपजाऊ होती है। तो किसानों को फायदा? हाँ, किसानों को महंगे केमिकल खाद और कीटनाशक कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फसलें भी बीमारियों से बेहतर लड़ पाती हैं। और जलवायु के लिए भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि एक तो मिट्टी कार्बन पकड़ती है, दूसरा वो केमिकल खाद कीटनाशक नहीं डालने पड़ते जो पेट्रोलियम से बनते हैं, और तीसरा जो कचरा लैंडफिल में जाकर मीथेन बनाता वो खाद बन गया। ये तो कई फायदे हो गए। मतलब मिट्टी की सेहत सबसे जरूरी है। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि खेतों की जुताई से भी मिट्टी को नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर जो दूसरी तकनीक है, शून्य या कम जुताई यानी नो टिल या लो टिल, वो काम आती है। वो कैसे? जो पारंपरिक गहरी जुताई होती है ना, हाँ। उससे मिट्टी का जो कार्बन होता है वो हवा में चला जाता है और मिट्टी की जो अपनी बनावट है वो टूट जाती है। अच्छा। कम जुताई या बिना जुताई वाले तरीकों में खासकर एक तकनीक है सिंगल पास नो टिल। उसमें क्या करते हैं कि फसल काटने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, डंठल वगैरह, हाँ। उन्हें खेत में ही छोड़ देते हैं। वो मल्च की तरह, मतलब परत की तरह मिट्टी को ढक लेते हैं। ओके। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, वो सूक्ष्म जीवों को खाना मिलता है और वो और ज्यादा कार्बन मिट्टी में खींचते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब मिट्टी को जितना कम छेड़े उतना बेहतर। हाँ। कार्बन उसी में रहता है। सही। तो फिर इससे बाढ़ और सूखे जैसी चीजों में भी मदद मिलती होगी। हाँ बिल्कुल। जब मिट्टी की बनावट अच्छी होती है और ऊपर से वो ढकी हुई है, तो बारिश का पानी एकदम से बहने के बजाय वो सोख लेती है। ठीक है। तो बाढ़ का खतरा कम होता है, मिट्टी का कटाव रुकता है, और क्योंकि नमी बनी रहती है तो सूखे का असर भी कम होता है। समझ गई। तो हमने खाद से मिट्टी को पोषण दिया, कम जुताई से उसे सुरक्षित रखा। अब फसल उगाने के तरीकों पर आते हैं। कवर क्रॉपिंग और फसल चक्रण। लेख में लिखा है कि आजकल जो बड़ी खेती होती है उसमें अक्सर एक ही फसल मतलब मोनोक्रॉपिंग होती है। हाँ, मोनोक्रॉपिंग, या फिर खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं। इससे क्या नुकसान है? देखिए, मोनोक्रॉपिंग से या खेत खाली छोड़ने से मिट्टी नंगी हो जाती है, बेजान होने लगती है। कवर क्रॉप्स जैसे कि गेहूं, जौ, मटर या तिपतिया घास, ये मुख्य फसल के बीच में या उसके बाद उगाई जाती हैं। इनका काम है मिट्टी को ढककर रखना। अच्छा। ताकि हवा पानी से उसका कटाव ना हो और जो पोषक तत्व हैं वो बहकर ना निकल जाएं। और फसल चक्रण यानी फसलें बदलना। हाँ, हर साल अलग अलग फसलें लगाना। इससे मिट्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो दोबारा सेहतमंद बनता है। अलग अलग फसलें अलग अलग पोषक तत्व देती हैं, कीटों का एक चक्र टूटता है। तो मतलब केमिकल कीटनाशकों की जरूरत कम? हाँ, जरूरत कम हो जाती है। ये तरीके मिलके मिट्टी की सेहत सुधारते हैं और उसे ज्यादा कार्बन सोखने लायक बनाते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ सरकारी नीतियां जैसे फसल बीमा वाली, वो कवर क्रॉप्स उगाने में किसानों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। हाँ, ये एक व्यवहारिक दिक्कत है, ये सच है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि नीतियां इन अच्छे तरीकों को सपोर्ट करें, ना कि उनमें रुकावट डालें। लेकिन फायदों को देखें तो वो बहुत स्पष्ट हैं। सही बात है। अच्छा, फसल चक्रण तो ठीक है, पर क्या सिर्फ सालाना फसलें काफी हैं? लेख में बारहमासी पौधे मतलब पेरिनियल प्लांट्स का भी जिक्र था। हाँ, बारहमासी पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे फलों के पेड़ हो गए या बेर वगैरह की झाड़ियां। इनका क्या फायदा? क्योंकि ये पौधे कई सालों तक फसल देते हैं, तो आपको हर साल खेत में हल नहीं चलाना पड़ता। मिट्टी में उथल पुथल कम होती है। ओके। इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं,
वो मिट्टी के जीवों को पनपने की जगह देती हैं और कार्बन को मिट्टी में बहुत नीचे तक ले जाकर एक तरह से हमेशा के लिए जमा कर देती हैं। और विविधता क्या मतलब अलग अलग तरह की फसलें उगाना? हाँ, विविधता भी जरूरी है। खेत में जितनी अलग अलग तरह की फसलें होंगी, मिट्टी के अंदर भी उतनी ही विविधता बढ़ेगी। और पौधे भी मौसम की मार, जैसे कभी ज्यादा गर्मी या ज्यादा बारिश या कीड़े मकोड़ों का हमला, इन सब का बेहतर सामना कर पाएंगे। ठीक है। और अब आते हैं आखिरी तकनीक पर जो मुझे काफी अनोखी लगी, प्रबंधित चराई, मैनेज्ड ग्रेजिंग, खासकर वो अडेप्टिव मल्टी पैडॉक ग्रेजिंग। ये क्या है और इसका मीथेन से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये तरीका असल में जो जंगली जानवर झुंडों में चरते थे ना, उनकी नकल करता है। इसमें पशुओं को, जैसे गाय भैंसों को छोटे छोटे हिस्सों में, जिन्हें पैडॉक कहते हैं, बारी बारी से और जल्दी जल्दी घुमाया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे घास को दोबारा उगने का पूरा मौका मिलता है। और पशु जब एक जगह चरते हैं तो उनके गोबर से खाद मिलती है, उनके खोरों से मिट्टी में थोड़ी हलचल होती है, जो फायदेमंद है। और मीथेन वाला क्या मामला है? वो तो पशु छोड़ते हैं। हाँ, वो छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक कमाल की बात पता चली है। जब इस तरह चराई होती है तो मिट्टी के अंदर के जो सूक्ष्म जीव हैं वो इतने स्वस्थ और इतने विविध हो जाते हैं कि वो पशुओं द्वारा छोड़ी गई कुछ मीथेन को भी सोख सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। क्या बात है! हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई जो हम सुनते आए हैं। हाँ। ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। मतलब सही तरीके से प्रबंधित चराई से पशुधन पर्यावरण के लिए बोझ नहीं बल्कि फायदेमंद भी हो सकते हैं। इसके और भी फायदे होंगे फिर? हाँ, कई फायदे हैं। जैसे किसानों को बाहर से चारा खरीदकर कम लाना पड़ता है। पशु जो ताज़ी अच्छी घास खाते हैं वो आसानी से पचती है, तो मीथेन भी कम छोड़ते हैं। अच्छा। उनकी सेहत अच्छी रहती है, तो एंटीबायोटिक दवाएं कम लेनी पड़ती हैं। और क्योंकि वो खुद ही खेत को खाद दे रहे हैं, तो केमिकल खाद और खरपतवार मारने वाली दवाइयों की जरूरत भी कम हो जाती है। वाह! तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, कंपोस्ट, कम जुताई, कवर क्रॉप्स, बारहमासी पौधे और ये प्रबंधित चराई, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, ये सब मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ अलग अलग तकनीकें नहीं है, ये खेती करने का एक पूरा नजरिया है, एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो कार्बन सोखता है, मिट्टी को बेहतर बनाता है, पानी बचाता है और केमिकल का इस्तेमाल कम करता है। सही कहा। ये मिट्टी की सेहत, पानी का संरक्षण, जलवायु की स्थिरता और हमारे भोजन की गुणवत्ता सबको एक साथ जोड़ता है। इससे किसानों की लागत कम होती है, हम सबको बेहतर पोषक भोजन मिलता है और ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लेख में ये भी लिखा है कि इसमें हम सबकी यानी उपभोक्ताओं की मांग बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक बाजार में यानी हम लोग सोच समझकर ऐसी उपज की मांग नहीं करेंगे जो इन पुनर्योजित तरीकों से उगाई गई हों, तब तक किसानों को बड़े पैमाने पर इन्हें अपनाने का पूरा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मतलब हमारी पसंद असर डाल सकती है। हाँ, अगर मांग मजबूत होगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बदलाव तभी तेजी से आएगा। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि पुनर्योजी कृषि सिर्फ कुछ तकनीकी बदलाव का नाम नहीं है, ये खेती को देखने का और शायद प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को समझने का एक ज्यादा गहरा, एक समग्र तरीका है। बिल्कुल। और ये हमें एक और सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि ठीक है, ये तो बड़े पैमाने पर खेती की बात हुई, लेकिन हम अपने स्तर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सोच को कैसे ला सकते हैं? पीछा शुरू करना जहां हम कुछ उगा सकें। ये सोचने लायक बात है कि कैसे हमारे छोटे छोटे कदम भी मिट्टी और जलवायु के लिए इस बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। सही कहा। एक अच्छी सोच है जिस पे आज की चर्चा खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।